नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अंश त्यागी, गुदा रोग एवं छात्र चिकित्सक। दोस्तों, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं और ये जो पोस्ट है आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं साइड में। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, केवल ये पोस्ट वायरल होने का एक रीज़न है कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो इसको ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप जो है अपने ड्राइवर से क्या खाना बनवाना पसंद करेंगे, क्या आप अपने प्लम्बर से जो है आप इंजेक्शन लगवाना पसंद करेंगे, या फिर कुछ और जो भी है, मतलब एक का काम जो कोई दूसरा करे जो इस फील्ड का नहीं है, ऐसा ये जो पोस्ट है ये कहना चाहती है। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट उन आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स का भी है कि जो लोग इस फ्यूचर को लेते हुए जब इसमें अपना आयुर्वेदिक साइंस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसको लेकर के उतने जिज्ञासा जो है उनकी एकदम से मर सी जाती है जब वो किसी भी सड़क के किनारे किसी भी आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट का तंबू लगा हुआ देख लेते हैं, तो उनकी आयुर्वेदिक साइंस में से अपनी इच्छा मर जाती है। जब किसी भी जो है किसी भी होम रेमेडी के तौर पर उस दवा को प्रमोट कर दिया जाता है, या फिर एक बंदा दूसरे को दवा बता करके ये अपना कोई भी किसी भी, हम जब शॉप पे जाते हैं और इसे परचून की दुकान पर से किसी भी दवा को आप आमतौर पे ले लेते हैं, क्योंकि उन आयुर्वेदिक चिकित्सकों का, उन आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स लोगों का, तो वो फ्यूचर जो सोच करके चलते हैं कि अब हमें भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, तो वो वहीं से उनकी इच्छा दब जाती है। हालांकि आयुर्वेदिक साइंस अपने आप में एक अलग ही साइंस है। इसको सोचने के लिए, समझने के लिए ये हमारा डेली रूटीन मैनेजमेंट तो करती ही है, उसके अलावा एक छोटी सी केवल पारदर्शिता की ज़रूरत है। उसको देखना होता है, चाहे आप पंचमहाभूतिक चिकित्सा के रूप में देख लें, चाहे आप उसे रसों के हिसाब से देख लें, षड रसों के 6 रसों के हिसाब से उस चिकित्सा को देख लें, समझना भी उसको उतना ही आसान हो जाता है। दोस्तों, इन षड रसों के अलावा भी ये तो कहीं नहीं बचा जा सकता कि आयुर्वेदिक जो है वो आपके किचन से, आपके दिनचर्या से, आपके आसपास की होने वाली चीज़ों से ही शुरू होती है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी आपका शरीर भी पंचमहाभूत के अनुरूप ऋतुचर्या पे, जब भी ऋतु संधि होती है तो ऋतु के साथ में वो चेंज होता है। और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो आपकी प्रकृति के अनुरूप दी जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को देखते हुए दी जाती हैं। उसमें जो काल चल रहा है उस समय, उस मरीज का जो बल है उसको देख करके वो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मेरे विचार से ये पोस्ट इसीलिए इतनी ज़्यादा वायरल है। और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आयुर्वेद में मोदी जी कहते हैं कि आयुर्वेद का फ्यूचर जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर है, तो उनको इस तरफ भी गौर करना रहेगा कि आप अपने आप घरेलू नुस्खे किसी भी एक दूसरे के कहने पर ना उपयोग करें। फिर बाद में उसका नुकसान होता है। आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन टॉक्सिसिटी हुई है, तो वो कहना बड़ा ही अजीब लगता है। तो हम लोग नहीं चाहते ऐसा कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी आपके साथ में हो। इसीलिए केवल और केवल आप लोगों से मेरा एक ये हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आप जो है अपनी दवाइयों को, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको किसी न किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, जो उनके आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, मिनिमम BMS ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उनके अनुरूप ही, उनके सुझाव के हिसाब से लें। वो आपकी नाड़ी परीक्षण करते हैं, वो आपका जो है देश प्रकृति को अनुरूप देते हैं, वो काल के हिसाब से देते हैं। जब एक दवा का केवल उसके, वो किसके साथ देनी है, किसके साथ उसको लगा करके देना है, केवल इतने भर से ही उसके गुणों में वृद्धि और उसके गुणों का क्षय हो जाता है, तो आप समझिए कि आयुर्वेदिक साइंस जो है वो अपने आप में किस टॉप पे, चरम पे रही होगी उस काल में। मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि उस समय के पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने सोचा होगा कि आयुर्वेदिक जो हम लोग लिखते हैं एक एक श्लोक में करके लिख देते हैं, और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा है, इसको लोग समझने वाले अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस निवेदन को ज़रूर स्वीकार करें कि आप किसी पर भी, कहीं पर भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, अपना नाड़ी परीक्षण कराइए, अपनी उससे प्रकृति दिखवाइए, आपके अनुरूप वो जो है, आप इवन जो पंचकर्मा, जो आयुर्वेदिक टूल्स हैं उनका यूज़ कराइए। और जो उनको पंचकर्मा को जब यूज़ करते हैं उसमें दवा भी, तेल भी आपकी प्रकृति के देखते हुए ही वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी तेल या सभी औषधियाँ, सभी रस रसायन जो भी है आयुर्वेद में, वो आपके अनुरूप ही बदल जाता है। वो हर एक बंदे की प्रकृति के साथ में बदल जाता है, वो हर एक का अलग अलग होता है, वो सबका एक जैसा नहीं होता है। सो मेरी प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट को पढ़ करके
या इस वीडियो को देख करके अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद में स्कोप है, आयुर्वेद का फ्यूचर ब्राइट है, आयुर्वेद के लड़कों में बहुत अच्छे से क्षमता है, आयुर्वेद के विद्यार्थियों में, तो आप प्लीज़ आयुर्वेद में कोई भी चीज़ है तो ज़्यादा ना लें। ये आप एक छोटी सी चीज़ जान दें कि हल्दी भी कब कहाँ आधा चम्मच लेनी है और कब कहाँ 1 चम्मच लेनी है। तो हल्दी भी उसकी प्रयोग से होती है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि काष्ठ औषध है, फिर भी एक तरह से चल जाएगी, लेकिन जब आप रसायन की तरफ बढ़ते हैं तो किसी भी दवा को इस तरह से ना लें। उसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चारों तरफ शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी बंदा जो आयुर्वेदिक साइंस को समझने के लिए तैयार नहीं है तो वो उस दवा को ना ले। आयुर्वेद में विश्वास होना, आयुर्वेद की दवा लेने से पहले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी परचून की शॉप से या फिर किसी भी नॉर्मली हम जो दवाइयाँ ले लेते हैं उस तरह से हम लोग नहीं ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।